हे गाइस, भाई साहब कल क्या मैच हुआ है बार्सिलोना वर्सेस पोर्तो। और मुझे लगता है यूसीएल का कोई भी मैच एकदम इजी होने वाला नहीं है, क्योंकि कल भी जिस तरीके का ड्रामा हुआ है बार्सिलोना वर्सेस पोर्तो वाले मैच में, भाई साहब अलग लेवल था। यूसीएल के बारे में कहा जाए तो यूसीएल के बारे में वो डायलॉग जरूर आ सकता है कि धंधे में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे का कोई धर्म नहीं होता। तो ऐसे यूसीएल का भी एक रूल्स लगता है मुझे कि यूसीएल में कोई भी मैच छोटा या बड़ा नहीं होता और यूसीएल का कोई फेवरेट नहीं होता। तो भाई इस तरीके का कोई यूसीएल का सीज़न चालू हुआ है। आई थिंक कि ये सीज़न यूसीएल का भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ तक बात है सारी बड़ी टीमों की, तो सारी बड़ी टीमों को छोटी टीम्स चैलेंज कर रही है। कल हम लोग ने देख लिया, एंट्रप ने भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था शाख्तार के अगेंस्ट। मैन सिटी के मैच में भी मैन सिटी पे फर्स्ट गोल किया था सामने वाली टीम ने, देन मैन सिटी टर्न बैक करके आई थी। तो जहाँ तक बात है पोर्तो की, तो पोर्तो को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने फाइट दी है, डिस्पाइट कि उनके 5 to 6 प्लेयर इंजर्ड थे और अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए, तो भी उन्होंने बार्सिलोना को बहुत टफ फाइट दी है। स्कोर लाइन भी कोई ऐसे ज़्यादा बड़ी स्कोर लाइन नहीं है, 1-0 की ही विक्ट्री ली है बार्सिलोना ने। और अगर वो मोमेंट पे अगर उन्होंने मिस्टेक ना की होती पोर्तो ने, तो शायद वो भी गोल नहीं होता और ड्रॉ हो जाता है मैच और हमें रिजल्ट कुछ और देखने मिलता। पर उन्होंने वहाँ पे डिफेंसिव एरर कर लिया और वहाँ पे गोल हो गया बार्सिलोना का। सो बार्सिलोना मैच जीत गई है। बट बहुत सी बातें हैं जो बोलनी है, बहुत सी बातें हैं जो बार्सिलोना के प्लेइंग स्टाइल के बारे में बोलनी है, जो कि बार्सिलोना ने गलती की है उसके बारे में बोलना है। सो पहले बात कर लेते हैं हम लोग पोर्तो के बारे में। तो पोर्तो ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, मतलब उन्होंने मिडफील्ड में इतने नंबर्स डाल दिए थे, ओवरलोड हो गया था मिडफील्ड कि हमें सेंट्रली अटैक करने ही नहीं मिल रहा था। बार्सिलोना सेंटर में से प्रोग्रेशन कर ही नहीं पा रही थी। सो बहुत से टाइम पे ऐसे हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से हम लोग को विंग्स के थ्रू खेलना पड़ रहा था। पर विंग्स के थ्रू खेलते हुए भी हमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब भी हम विंग्स के थ्रू खेलने जा रहे थे वो अपने को डिफेंसिवली मैनेज कर ले रहे थे। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने गेम प्ले अपना इंटीग्रेट किया था। 4-4-2 के फॉर्मेशन के साथ वो आए थे, जैसे मैंने प्रीव्यू में बोला था कि वो 4-4-2 के फॉर्मेशन को ही प्रीफर करेंगे। सो वो 4-4-2 के साथ ही खेले थे और पार्क द बस नहीं की थी उन्होंने, तभी भी बार्सिलोना को इतनी दिक्कत हुई है कल के मैच में। जहाँ तक देखा जाए ओरियो रोमेयो के बारे में, तो भाई अकेला वो पिवेट में नहीं खेल सकता, उसके साथ डबल पिवेट में ही गेम खेलना होगा। जहाँ तक बात है मैच की, तो मैच के पहले 20 से 30 मिनट देख रहे थे हम लोग कि गुंडोगान आगे खेल रहा था। सो उतना अटैक और उतना बॉल प्रोग्रेशन नहीं बन रहा था बार्सिलोना का। और बार्सिलोना हर बार बॉल मिस कर रही थी, मिस पासेस हो रहे थे बार्सिलोना के। ओरियो रोमेरो ने तो इतने मिस पासेस किए थे। और आप डिफेंस लाइन में खड़े हो, ओरियो रोमेरो आप डिफेंस लाइन में खड़े हो और वहां से आप अगर बॉल को मिस पास कर रहे हो, तो आपको पता है आप कितना बड़ा खतरा ले रहे हो भाई। अगर बॉल एक पास उनका थ्रू बॉल आ गया और गोल हो गया, तो भाई बात खत्म वहीं पे। और वैसे ही आपका यूसीएल का फॉर्म इतना गंदा है, पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं और आप इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। फिर हम लोग ने देखा जैसे ही गुंडोगान पीछे से खेलना स्टार्ट कर दिया एज अ पिवट, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बॉल प्रोग्रेशन करने लगे। कुछ कुछ मोमेंट पे तो बार्सिलोना इस तरीके से बची है भाई साहब, अगर टेर स्टेगन नहीं होता तो भाई तो हम लोग तो गोल कंसीड कर ही चुके थे। और जहाँ तक बात की जाए रोज और कुंडे की, तो भाई दोनों ने ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। तो जहाँ तक बात है बार्सिलोना की, तो विदाउट फ्रैंकी बार्सिलोना थोड़ा सा, मुझे बारसा का मिडफील्ड थोड़ा सा वीक लगता है भाई। विदाउट फ्रैंकी वो हमारे मिडफील्ड में बोलते ना, क्या बोलते हैं उसे, चार्म नहीं है हमारे मिडफील्ड का भाई। विदाउट फ्रैंकी हम लोग उतने काम एंड कूल नहीं लगते मिडफील्ड में। हमारी पूरे मैच में अगर हमारा कुछ खराब था तो हमारा मिडफील्ड ही था। हमारा अटैक भी बहुत सही था, हमारा डिफेंस भी बहुत सही था, बट हमारा प्रॉब्लम आ रहा था हमारा मिडफील्ड से, क्योंकि हमारे मिडफील्ड से प्रोग्रेशन ही नहीं हो रहा था भाई। हम लॉन्ग बॉल पास कर रहे थे और जो सीधा जॉ फिलिक्स के पैरों पे बॉल दे रहा था। और यहाँ से देखा जाए तो जितना हम लोग लॉन्ग बॉल खेल रहे थे, उतना हमें दिख रहा था कि भाई नहीं हो रहा है बादशाह से बॉल प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से, पासिंग नहीं हो रही है। तो इसके बारे में जावी को देखना पड़ेगा। जावी ने खुद बोला है मैच के बाद कि हम आज ज़्यादा अच्छा नहीं खेले हैं, ज़्यादा क्या कुछ भी अच्छा नहीं खेले हैं, बहुत ही बैड परफॉर्मेंस आया है हमारा। सो हमें इसके बारे में सोचना होगा और आई होप कि जावी इसके बारे में कुछ करे, जल्द से जल्द करे भाई। हम लोग लास्ट 2 और 3 मैचेस देख रहे हैं, बार्सिलोना कन्विंसिंग जीत नहीं रही है। जहाँ तक बात है डिफेंस की, तो डिफेंस बारसा का आज बहुत ही अच्छा था।
कहा जाए तो डिफेंस के बदौलत आज हम लोग मैच जीते हैं। भाई हमारे दोनों ही डिफेंडर सेंटर बैक्स टॉप नॉच फॉर्म में है, टॉप नॉच है। रोनाल्ड अराउजो ने जो क्लियरेंस किया है, रोनाल्ड अराउजो ने जो क्लियर किया है, भाई जूल्स कुंडे ने जो टैकल लिया है, भाई वन ऑफ द बेस्ट। मतलब उसने कहाँ से कहाँ तक रनअप लिया है, उसके बाद बॉल रिकवरी ली है। मतलब आप सोच नहीं सकते जूल्स कुंडे ने जो किया है। अगर जूल्स कुंडे वो टैकल नहीं लेता तो भाई बारसा आज ड्रॉ होता, वो मैच ड्रॉ क्या होता। मुझे तो लगता है अगर दोनों ही टैकल नहीं होते तो बार्सिलोना आज मैच हार भी जा सकता था। सो बारसा के डिफेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बाल्डे भी बहुत अच्छे लग रहे थे आज, जॉ कैंसेलो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और हमारे दोनों सेंटर बैक्स ने तो भाई उनके नाक में दम करके रखा था जिस तरीके से टैकल्स और इंटरसेप्शन कर रहे थे हमारे डिफेंडर्स। सो बहुत अच्छा लगा। लास्ट 2-3 मैच से इतना अच्छा नहीं था हमारा डिफेंस, फ्लुएंट नहीं दिख रहा था, पर आज के मैच में हमारा डिफेंस बहुत ही फ्लुएंट था। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने डिफेंस किया है आज। टेर स्टेगन के बारे में बोला जाए तो भाई टेर स्टेगन जैसा गोलकीपर मुझे नहीं लगता अभी यूरोप में कोई है और दूसरा, क्योंकि ले उसका बॉल पासिंग, लॉन्ग बॉल और बॉल पे उसका कंट्रोल, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ गोलकीपर हर टीम को चाहिए। जैसे कि मैन सिटी को चाहिए, मैन सिटी के पास वैसे गोलकीपर है बट उतना सही नहीं है। मतलब टेस्ट जितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं उतना अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता शायद कोई कर रहा है। तो टेस्ट टेगन के लिए मुझे लगता है थोड़ा अप्रिसिएशन होना चाहिए। उसका बॉल स्टॉपिंग भी बहुत अच्छा हो चुका है। सो मुझे लगता है टेस्ट टेगन वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है वर्ल्ड में या यूरोप में बोल सकते हैं हम लोग। जहाँ तक बात है गावी की, तो गावी को रेड कार्ड मिल चुका है भाई, डबल येलो कार्ड मिला है उसे। मुझे नहीं लगता सेकंड वाला टैकल उसको करना चाहिए था, अननेसेसरी टैकल किया है उसने। थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए उसको। भले ही आप बहुत अच्छे तरीके से खेलते हो, आप बारसा के फ्रंट लाइन मिडफील्ड हो, बहुत ही अच्छे मिडफील्डर हो, बट आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। आप जनरेशनल टैलेंट हो, सब हो, बट अगर आप ऐसे सिली मिस्टेक्स करोगे बड़े बड़े गेम्स में तो हमने देखा लास्ट के 10 मिनट्स क्या हाल हुई हमारी। और हमें तो चाहिए था भाई, क्योंकि मज़ा तो आ नहीं रहता मैच में। ज़ैवी ने बोल दिया भाई बारसा फैंस को अभी तुम लोग को मज़ा देता हो, और उसने रोबर्टो अलोंसो को उतार दिया पिच पे। फिर उसके बाद तो पता है क्या हुआ भाई, लास्ट के 10 मिनट्स भाई फटे के हाथ में आ गई थी बार्सिलोना की। ओ पोर तो अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। हम लोग तो भाई खड़े थे, क्या करना है, देखते बैठे थे भाई। डिफेंस अगर आज इतना टॉप नॉच फॉर्म में नहीं होता तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये स्कोर लाइन 3-1 हो सकती थी। बारसा 3 गोल्स कंसीड कर लेती अगर ये डिफेंस आज इतने अच्छे तरीके से नहीं खेलता तो। और जहाँ तक बात है गुंडोगॉन की एज अ पिवट, तो भाई गुंडोगॉन ने आज बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और वो मैन ऑफ द मैच भी था इस मैच का। सो आई थिंक एज अ पिवट गुंडोगॉन बहुत अच्छी तरह से खेलता है। अगर जैसे फ्रैंकी आ जाते हैं तो हम डबल पिवट में खेल सकते हैं गुंडो के साथ, या गुंडोगॉन और फ्रैंकी डबल पिवट में खेलेंगे, या ओरियो रोमेरो या फ्रैंकी डबल पिवट में खेलेंगे। पर ओरियो रोमेरो अकेले पिवट में नहीं खेलेगा भाई। मतलब खतरनाक सीन हो सकता है। अगर कोई अच्छी टीम हो बारसा के सामने तो अलग ही सीन बना देगी वो टीम। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बारसा को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ज़ैवी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बारसा के थोड़े से प्लेयर इंजर्ड है, लेवेंडोस्की को भी कल इंजरी हो गई है, पर बोल रहे हैं कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा इंजरी है, हो जाएगा एक आध दिन में रिकवर, और अगले मैच में वो वापस अवेलेबल हो जाएगा ग्रेनाडा के सामने। एक्चुअल में बोलना जाए तो हमारे अटैक में जॉ फिलिक्स, मतलब वो प्लेयर गिफ्ट हुआ है बारसा को। मुझे लगता है एटलेटिको मैड्रिड को उसको खिलाना नहीं आ रहा है कि एटलेटिको मैड्रिड को उसको क्या दिक्कत है एटलेटिको मैड्रिड की कि जॉ फिलिक्स जैसा प्लेयर आपने बार्सिलोना को दे दिया है भाई। उसने मतलब आतंक मचा रखा था लेफ्ट विंग पे, जिस तरीके से वो 1v1 में ले जा रहा था पोर्तो के डिफेंस को। अगर आज जॉ फिलिक्स नहीं होता तो हमारे अटैक में देखो क्या इंजरीज होके बैठी है। रफीना नहीं है हमारे पास, पेड्री नहीं है हमारे पास, फ्रैंकी नहीं है हमारे पास, अभी लेवा भी कल इंजर्ड हो गए थे, तो हमारे अटैक में खुल खेलता। फरहान टोरेस और लामी अमाल, हमने डेम्बले को भी सेल कर दिया, हम लोग एनसो फटी को लोन पे भेज दिया। सो बोलते ना लास्ट मोमेंट हमें जो फिलिक्स दे के एटलेटिको मैड्रिड ने गिफ्ट दिया है, और आई थिंक कि वो इस सीजन बार्सिलोना के लिए फाड़ने वाला है। और जहाँ तक बात है फरहान टोरेस की, तो उस गोल की तो भाई उसने दिखा दिया है कि वो क्या मेंटालिटी से खेल रहा है वो बंदा। और बहुत सही गेम था उसका, उसके गेम में कोई भी ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन नहीं थे, बहुत अच्छे तरीके से उसने खेला। लामी यमाल के बारे में बोला जाए तो भाई जनरेशनल टैलेंट है वो, 16 ईयर ओल्ड सबसे यंगेस्ट प्लेयर है वो यूसीएल के मैच में खेलने वाला। सो लामी यमाल के बारे में बोला जाए तो
जब तक लमी यमाल और जॉ फिलिक्स खेल रहे थे तब तक बार्सिलोना के कंट्रोल में था गेम। बार्सिलोना प्रॉपर अटैक कर रही थी, प्रॉपर बॉल पासिंग हो रही थी, बॉल प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से हो रहा था। जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को निकाला और रोबर्टो अलोंसो को इंक्लूड किया, भाई मैजिक हो गया था वहाँ पे। मतलब बोल नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते, ऐसी फटके हाथ में आ गई थी भाई। नहीं, ये दिक्कत है बार्सिलोना के लिए, जल्दी से जल्दी बार्सिलोना को इस पे सोचना पड़ेगा। बाकी आते हैं भाई, जिस बात का डर था एंथोनी टेलर का, वो तो उसने कर ही दिया। वो तो ताज के पत्तों के जैसे येलो कार्ड बांट रहा था भाई बार्सिलोना को। 7 से 8 येलो कार्ड दिए उसने, पता नहीं मुझे कितने दिए, पर 7 to 8 तो उसने दिए है, पक्का दिए है। और उसमें एक रेड कार्ड भी हो गया, डबल येलो कार्ड दे दिया गावी को उसने, सो वो कन्वर्ट हो गया रेड कार्ड में। तो भाई क्या चल रहा है, मतलब इस तरीके से आप रेफरिंग कर रहे हो, इस कैसे आप गेम को कंट्रोल कर रहे हो, इस तरीके से आप इतने येलो कार्ड्स दे रहे हो, 7 से 8 येलो कार्ड्स आप दे रहे हो। सो आपको थोड़ा सा रेफरिंग को ऊपर लाना होगा। प्रीमियर लीग के रेफरीज भाई मतलब वो अलग है, क्या मतलब उनकी क्या दिक्कत है, अलग गांजा फूक के करते हैं रेफरिंग, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग, बट बहुत ही गंदी रेफरिंग है प्रीमियर लीग की। जहाँ तक बात है उस 2 पेनल्टीज के बारे में, तो सेकेंड वन तो पेनल्टी नहीं थी और फर्स्ट वन भी मुझे नहीं लगता पेनल्टी थी। कुंडे ने जो चैलेंज लिया था, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऐसे ये था कि भाई वो गलती थी, मुझे नहीं लगता उस पर पेनल्टी बननी चाहिए थी। और सेकेंड वन तो नहीं थी पेनल्टी। अगर हाँ भाई, अगर कैंसेलो का हैंडबॉल होता तो भी वो आउटसाइड द बॉक्स था, तो वो पेनल्टी वैसे भी नहीं होती। और जहाँ तक बात है तो फर्स्ट पोर्तो के प्लेयर का हैंडबॉल था, देन बासा के जो कैंसेलो का हैंडबॉल था, तो हम लोग बच गए वहाँ पे। पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बार्सिलोना को देखना पड़ेगा। अगर वो हैंडबॉल मिल जाता तो क्या मतलब अलग स्कोर लाइन हो जाती भाई, आप अपनी टीम को प्रेशर में डाल देते। तो जॉ कैंसेलो को इस सारी मिस्टेक्स से सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है दूसरी मैचेस के बारे में, तो भाई पीएसजी मैच हार चुकी है, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलना है पीएसजी के ऊपर। भाई मेरे दिल की जो बात है, मुझे जो आनंद हुआ है कल, भाई फुटबॉल कल जीत चुका है पीएसजी। जिस टाइम हारा उसी टाइम पे फुटबॉल जीत गया। सो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का बारसा।